नमस्कार। गुरनाम सिंह मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज गरौंडा। बीए प्रथम इतिहास में आज का हमारा विषय है गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य शासन कर रहे थे, जो राजनैतिक दृष्टि से एक पूरे भारत में कमज़ोर शासन की स्थिति थी। और कुषाण वंश तीसरी शताब्दी में अपना महत्व खो चुके थे। इसी तरह से शक साम्राज्य जो गुजरात के आसपास के क्षेत्र में शासन था, वो भी अपना महत्व खो चुका था। मध्य भारत में नाग शासक शासन कर रहे थे। दक्षिण भारत में सातवाहन साम्राज्य के खंडहर पर इक्ष्वाकु वंश व वाकाटक वंश शासन कर रहा था। 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के प्रथम शासक श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद इस साम्राज्य के कुछ महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त ने राजनैतिक तौर पर भारत के एक बहुत बड़े भाग पर शासन किया। इस प्रकार लगभग 550 ईस्वी तक भारत को एक राजनैतिक एकता के सूत्र में पिरोने, कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीकी के आधार पर जो उत्कृष्टता हासिल की, इसी कारण से गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में 9 राजाओं के संघ को हराकर कालपी से, इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ऊपर आजकल का पूरा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में उस समय तत्कालीन मेरठ, इंद्रप्रस्थ, पद्मावती, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या जिसका पुराना नाम साकेत, वैशाली, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, प्रयाग, सांची, इनके क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में ये मुख्य केंद्र आते थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान जो पाटलिपुत्र से शुरू करके महेंद्रगिरी, जो लगभग उड़ीसा के क्षेत्र, विशाखापत्तनम के आसपास के क्षेत्र में ये शासन था, वेंगी, कांची, तमिलनाडु के ऊपरी भाग में चोल, कुबेर, देवराष्ट्र आदि के 12 राजाओं के संघ पर विजय प्राप्त करके पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद सीमांत प्रदेशों में आधुनिक पंजाब में कीर्तिपुर, अर्जुनायन राजस्थान, अभीर राजस्थान, योधे आदि छोटे राज्यों को जीतकर लगभग पूरे भारत के ऊपर राजनीतिक अधिकार स्थापित कर लिया था। लेकिन समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के लगभग आर्यावर्त क्षेत्र को छोड़कर अन्य
जीते हुए प्रदेशों को वापस लौटा दिया और उनसे वार्षिक कर लेना स्वीकार किया, क्योंकि इसमें राजनीतिक सूझबूझ दिखाई देती है, क्योंकि इतने बड़े विशाल क्षेत्र पर साम्राज्य को स्थायी रखना एक बहुत ही मुश्किल काम था। समुद्रगुप्त के इस अनथक विजय अभियान को देखते हुए इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हिंदू धर्म को राजकीय धर्म घोषित करने, संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा के तौर पर स्थापित करने व हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए अनेक जगह मंदिर बनवाने के कारण गुप्त वंश का एक विशेष महत्व है। गुप्त वंश में प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र को आगे प्रांतों में बांटा है, प्रांतों को आगे जिला शासन और जिले को आगे ग्राम शासन में बांटा गया था। इसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करें, आप ये एक इसमें अंक तालिका दिखाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं। अगर इनकी वंशावली की बात करें तो गुप्त वंश में श्रीगुप्त से 275 ईस्वी से शासन शुरू होता है। उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त जो 319 से लेकर 335 तक शासन करता है, समुद्रगुप्त जो 335 से 380 तक शासन करता है, रामगुप्त और उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त, बुधगुप्त, विष्णुगुप्त व व्रज को अंतिम शासक इसका मानते हैं। इस समय गुप्त शासन काल में सभ्यता और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। अपनी अनेक विजयों के परिणाम स्वरूप गुप्त सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अपने उत्कर्ष काल में यह साम्राज्य उत्तर हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक इसका विस्तार था। गुप्त काल के शासकों ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक, एकराट, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां धारण की थी। अब साम्राज्य को गुप्त शासकों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र, प्रांत, जिला और ग्राम शासन के रूप में बांटा हुआ था। जिसमें केंद्रीय शासन व्यवस्था की बात करें तो सम्राट खुद महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भागवत सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, परम भट्टारक इस तरह की उपाधियों से विभूषित थे। समुद्रगुप्त को एक शिलालेख में लोकधर्मों देवस्य अर्थात लोक नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर ही मनुष्य रूप था, वरन वह संसार में रहने वाला देवता ही था। दया भावना का विकास भी इसी युग में हो रहा था। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य की स्मृति नार स्मृति में मिलता है। सम्राट की प्रभुता सर्वत्र व्याप्त थी। उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्रिमंडल उसका सहयोगी था, जिसमें हम मंत्रि परिषद में
जिस प्रकार कौटिल्य कहता है कि एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उस तरह अकेला राजा शासन नहीं चला सकता। मंत्री राजा को शासन कार्य में सलाह देते थे, परंतु उनकी सलाह मानना न मानना ये राजा के ऊपर निर्भर करता था। केंद्रीय शासन में विभिन्न विभागों को अधिकरण कहते थे। साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कुमार मात्या कहते थे, जो राजघराने से संबंधित होते थे। महान महासेनापति, सम्राट या तो स्वयं सेना का संचालन करते थे, परंतु उनके अधीन महासेनापति भी होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में सैन्य संचालन के लिए नियुक्त रहते थे। सेना का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी महासेनापति कहलाता था। रणभंडागारिक, सेना के लिए सब प्रकार की सामग्री जुटाना इस कर्मचारी का काम होता था। वैशाली में प्राप्त मोहर में इस कर्मचारी का उल्लेख मिलता है। महाबलीकृत, सेना छावनी व्यूह रचना के विभागों का अधिकार इसके हाथ में था। इसके अधीन अनेक बलाधिकृत होते थे। गुप्त लेख में महाबलाधिकृत महाबलाध्यक्ष का प्रयोग मिलता है। अमात्य तथा मंत्री, सम्राट अपने शासन कार्य में अमात्यों, मंत्रियों और अधिकारियों की सहायता करता था। अमात्य से तात्पर्य प्रशासनिक अधिकारियों से। प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, जिसके सदस्य सभेय कहे जाते हैं। इस प्रकार गुप्तकालीन लेखों में स्मृति व स्मृतियों में मंत्रियों व सचिवों का उल्लेख मिलता है। महासंधि विग्रिक, यह एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था। दंडपाशिक, यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अधीन अनेक कर्मचारी होते थे, जिनमें दूत, भट्ट आदि प्रसिद्ध थे। विनय स्थितिक स्थापक, धर्म नीति की स्थापना ही इसका मुख्य कार्य था। इसे शांति और व्यवस्था का मंत्री भी कहा जाता था। महाक्षप टपलिक, इसको एक बार दोबारा देखें। महाक्षप टलिक, राज्य के सभी आदेशों को सुरक्षित रखना और राजकीय आय व्यय के ब्यौरे को सुरक्षित रखना इसका कार्य होता था। सर्वाध्यक्ष, यह केंद्रीय कार्यालय का सर्वाधिकारी होता था। महाप्रतिहार, यह राजप्रसाद का प्रमुख कर्मचारी यानी कि राजमहल का प्रमुख कर्मचारी होता था। ध्रुवाधिकरण, यह राज्य कर वसूलने वाला मुखिया होता था, जिसमें इनको शोल्किक भूमि कर वसूल करने वाला, गोलमिक जंगलों से कर लेने वाला, गोप गांवों का अधिकारी होते थे। प्रांतीय प्रशासन, अनेक प्रांतों में राज्य क्षेत्र बटा हुआ था। कुछ इतिहासकार गुप्त काल में प्रांतों की संख्या 4 मानते हैं। प्रत्येक प्रांत को भुक्ति या देश कहा जाता था। इसके मुखिया को कुमार मात्य, उपारिक महाराज कहा जाता था। भुक्ति के पद पर अर्थात
कुमार ही इस पर नियुक्त किया जाता था, जो राजघराने से संबंध रखता था। इसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी कर्मचारी होते थे और इनके पास से गवर्नर आदि की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। प्रांतीय गवर्नरों का मुख्य कार्य प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखे, राजा के फरमानों को लागू करना, जनता की भलाई के लिए कार्य करना। जिले का शासन। जिलों को विषय या प्रदेश भी कहा जाता था। विषय के मुखिया को विषयपति कहा जाता था। विषयपति की सहायता के लिए एक सभा होती थी, जिसके सभासद विषय महत कहलाते थे। गांवों का शासन। गुप्त काल की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव के अध्यक्ष को ग्रामाध्यक्ष या ग्रामीण कहा जाता था। ग्रामाध्यक्ष का प्रमुख कार्य गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोर डाकुओं को दंड देना, फौजदारी तथा दीवानी मुकदमों का निर्णय करना होता था। न्याय शासन। नीति और स्मृति के ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि न्याय का विधान पक्षपात रहित होता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। राजा का न्यायालय पुग, श्रेणी और कुल। प्रत्येक न्यायालय अपनी सीमा में स्वतंत्र थे। अंतिम निर्णय राजा के समीप ही होता था। समुद्रगुप्त के समय हरिसेन प्रधान न्यायाधीश था। गुप्त लेखों में दंड नायक, महादंड नायक आदि नामों का उल्लेख मिलता है। प्राय अर्थदंड ही ज़्यादा दिया जाता था। फाहियान के अनुसार प्रजा नागरिक अधिकारों से इतनी विज्ञ थी कि यानी कि उनके जानकार थी कि अपराध का नाम ही नहीं होता था। गुप्त काल में न्याय का कार्य अत्यंत सरल रूप से होता था। शारीरिक दंड देने वाले कर्मचारी को दंडिक कहा जाता था। फाहियान की चोर डाकुओं से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पुलिस प्रशासन बहुत उच्चतम शिखर का था। राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था में ये नेक्स्ट राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के अधीन राज्य की आय के कई प्रमुख साधन थे। सबसे अधिक आय भूमि कर से होती थी। इसके साहित्य और लेखों में पता चलता है कि नियमित कर, सामयिक कर, अर्थदंड, राज्य संपत्ति से आय, अधीनस्थ सामंतों से प्राप्त उपहार आय के साधन होते थे। गुप्तकालीन शासकों ने कृषि क्षेत्र व कृषि आय को बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था के भी प्रबंध किए। उस समय कृषि में हल बैलों से कृषि की जाती थी। सम्राट स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। अमरकोश तथा बृहत संहिता के अनुसार गुप्त काल में गेहूं, चावल, जौ
चना, मटर, तिलहन, केला इत्यादि फसलें और वर्ष में 2 बार फसलें होते थे। उद्योग धंधों को स्थापित करके व श्रेणी व्यवस्था को स्थापित करके आर्थिक क्षेत्र में जैसे व्यापार, व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। ऐसे भूमि दानों का उद्देश्य काफ़ी कुछ ब्राह्मणों को, विद्वानों को भूदान भी किया जाता था। ये भूमि सभी प्रकार के कर से मुक्त होती थी। धार्मिक अनुष्ठानों को सम्राट गृहीता आचरण से अप्रसन्न होकर समाप्त कर सकता था, उन्हें दूसरे योग्य व्यक्ति को दे सकता था। कालिदास लिखता है कि तपस्वियों के तप की रक्षा, संपत्ति की चोरों से रक्षा करने के बदले में राजा चारों आश्रम अथवा वर्णों से उनके धन के अनुसार 6वां भाग प्राप्त करता था। चुंगी से भी राज्य की आय थी। समकालीन लेखों में विष्टि, बेगार प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। गुप्त संस्कृति का साहित्य और विज्ञान। साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस युग में संस्कृत भाषा का खूब प्रचार हुआ। शिलालेखों और मुद्राओं में भी संस्कृत का उपयोग शुरू हुआ। संस्कृत को राष्ट्र भाषा का गौरव प्राप्त हुआ। राजकीय पत्र और प्रशस्तियों का लेखन संस्कृत भाषा में हुआ। इस काल में बौद्ध और जैन लेखक भी नहीं बच सके, उन्होंने भी संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत साहित्य में इस युग में महान प्रशस्तिकार और उच्च राज्याधिकारी हरिसेन का नाम आता है। जिसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा। वीरसेन कालिदास का भी नाम आता है, जिसने 5 नाटक लिखे। वीरसेन एक अन्य जो पाटलिपुत्र का रहने वाला था, न्याय, व्याकरण, राजनीति का ज्ञाता होने के कारण वह एक महान कवि भी था। गोत्र नाम कोत्स। चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में एक रत्न था। उदयगिरी गुफा का लेख उसकी रचना मानी जाती है। वत्स भट्टी कुमार गुप्त कालीन व मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार था। कामंदक ने नीति शास्त्र की रचना इसी युग में की। वात्स्यायन के कामसूत्र की रचना भी इसी युग में हुई। याज्ञवल्क्य समृति, पराशर समृति, विंदाक्षरा समृति, चंद्रिका, नारद समृति, बृहस्पति समृति, कात्यायन समृति आदि ग्रंथ इसी काल के संकलन माने जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी इस समय में सूत्रालंकार, माध्यतविभंग, धर्मताविभंग आदि ग्रंथ इसी समय में लिखे गए थे। गुप्तकालीन शिक्षा और संस्कृति
में शिलालेखों में शिक्षकों को आचार्य, उपाध्याय, विद्यार्थियों को शिष्य व ब्रह्मचारी कहा जाता था। विद्यार्थी वेदों की विभिन्न शाखाओं और चरणों में वर्गीकृत थे। अध्ययन के आधार पर 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, मीमांसा, न्याय, धर्म, कानून आदि के रूप में वर्गीकृत हैं। मौखिक शिक्षा पद्धति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था चलती रही। कला धर्म की पूरक थी। धर्म इसके रूप, भाषा और विकास का नियंत्रक था। झांसी के निकट देवगढ़ का मंदिर, जहां शिव को योगी रूप में दिखाया गया है, एक अद्भुत कलाकृति है। कोसम में 458 ईस्वी का एक मूर्ति फलक है, जिस पर शिव और पार्वती अंकित है। अजमेर में कमन नामक स्थान पर शिव मूर्ति मिली है। खो में एक मुखलिंग मिला है। कानपुर के भीतरी गांव में भी पक्की ईंटों के सुंदर फलकों और शैव आकृतियां और मिली हैं। उदयगिरी में विष्णु का वराह रूप में चित्रण मिला है। झांसी मंदसौर में विष्णु एवं कृष्ण की मूर्तियां मिली हैं। भुमरा में सूर्य मंदिर की मूर्ति मिली है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर महाकाल का एक प्रसिद्ध मंदिर है। गुप्त काल में मिट्टी की भी मूर्तियां मिली हैं। बौद्ध धर्म ने बुद्ध, मैत्रेय जैसे बोधिसत्व की कलापूर्ण प्रतिमाओं के निर्माण की प्रेरणा दी और बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रदर्शन आदि को चित्रित किया गया है। मंदिर स्थापत्य कला। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। मंदिर की दीवारें कलाकृतियों से अलंकृत नहीं थी। मंदिर का बाह्य भाग, द्वार, तोरण, दहलीज और स्तंभ आदि स्थापत्य की आवश्यकताएं बन गए थे। द्वार का बाहरी भाग गंगा, यमुना जैसी देवी की आकृतियों से सुसज्जित होता था। नचना के मंदिरों में इस तरह की कलाकृति देखी जा सकती है। अलंकृत छतें, चैत्य, गवाक्ष और पदक मिलते हैं, जिन पर शिव, गणेश तथा कार्तिकेय की आकृतियां मिली हैं। मंदिरों में ऐहोल के दुर्गा और लाल खां के मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, भितरी गांव का मंदिर, बोध गया का महाबोधि मंदिर इस युग की भवन निर्माण कला के सुंदर नमूने हैं। सारनाथ का दामेक स्तूप भी इसी काल का है। अजंता, अलोरा और बाघ के कातिप्य गुफा विहार इसी समय खोदे गए, जो अपने ढंग के सुंदर नमूने हैं। संगीत कला। गुप्त काल में संगीत का बहुत विकास हुआ। सभी गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद के अभिलेख से पता चला है कि संगीत बजाने में समुद्रगुप्त नारद तथा तुम्बरू जैसे संगीतज्ञों को भी मात दे देता था। स्कंदगुप्त भी
स्वरों के निर्माण करने में निपुण था। गुहिया मंदिरों में एक चित्र में 2 टोलियां नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं। प्रथम टोली में नर्तक नाच रहा है, 7 स्त्रियों ने उसे घेर रखा है। ये स्त्रियां मृदंग, झांझ आदि बाजे बजा रही हैं। विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान का बहुत बड़ा विकास हुआ। आर्यभट्ट गुप्त काल का विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ था। उसने आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित पर प्रकाश डाला। दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया। उनका मानना था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट के सिद्धांतों पर टीकाएं लिखी। उसने महाभास्करीय, लघु भास्करीय और भाष्य आदि ग्रंथों की रचना की। वराहमिहिर गुप्त काल का प्रसिद्ध ज्योतिषी था और नक्षत्र वैज्ञानिक था, एस्ट्रोनॉमर था। उसने पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, योग यात्रा नामक ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने 598 ईस्वी में ब्रह्मा सफुत सिद्धांत की रचना की। आर्यभट्ट विष्णुचंद्र आदि के सिद्धांत व प्रणालियों की आलोचना की। उसने घोषणा की प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बागभट्ट ने आयुर्वेद के सिद्धांत ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। इसके अतिरिक्त चिकित्सा पर आधारित नवनीतक तथा पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद की रचना की। इसके अलावा रसायन और धातु विज्ञान पर भी बहुत विकास हुआ। नागार्जुन रसायन विज्ञान का सुप्रसिद्ध विद्वान था। दिल्ली का लौह स्तंभ, बिहार से प्राप्त बुद्ध की तांबे की मूर्ति उस समय के धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस प्रकार विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति में प्रत्येक क्षेत्र में गुप्त काल में एक उत्कृष्ट उन्नति हुई, जिस कारण से हम गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। और प्रशासनिक विशेषताओं में राजनैतिक एकता के सूत्र में पिरोने के कारण इनके विशाल साम्राज्य का भारत को एक विशेष देन है। धन्यवाद। गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताओं में हम ये आपके सामने अजंता की गुफाओं के चित्र हैं। ये सांची का मंदिर है। ये तिगवा का विष्णु मंदिर जो मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप है। ये इसका गर्भगृह का व्यास लगभग 8 फुट है, जिसके सामने 4 स्तंभों पर यह टिका हुआ है। 7 फुट का एक छोटा सा मंडप भी है। नचना का पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप स्थित है। इसका निर्माण लगभग 35 इंच के वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है। मध्य प्रदेश में ही सतना जिले में भुमरा का शिव मंदिर स्थित है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर झांसी जिले में स्थित है।
धन्यवाद।